इस वक्त एनडीटीवी पर सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर गोंडा में एक ट्रेन हादसा हुआ है। एक बार फिर से एक ट्रेन हादसा देश में देखने को मिला है। 17 जून को आपको याद दिला दें, बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। 10 उसमें लोग मारे गए थे। एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 से 6 डब्बे पटरी से उतर के पलट गए। गोंडा के में ये जो हादसा हुआ है उसके वहां पर अभी तक एक व्यक्ति के मरने की खबर आ रही है और 6 लोगों को इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। संख्या जो है वो बढ़ सकती है, ये बिल्कुल, क्योंकि अब से सिर्फ 2 घंटे के आसपास पहले ही ये हादसा हुआ है। तो लग रहा है कि ये दोबारा से इसमें जो किसी भी तरीके से जो हमें इस वक्त खबर आ रही है वहां पर और भी लोग जो हैं वो हताहत या घायल हो सकते हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहां पर भेजी हैं। रेलवे की मेडिकल वैन को भी वहां के लिए रवाना किया गया है। एसी के 4 कोच इस हादसे का शिकार बताए जा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है 2:45 पर बताया जा रहा है और उसके बाद से लगातार इस वक्त इस खबर पर एनडीटीवी की नजर बनी हुई है। सीधे चलते हैं, बात करते हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, एक और ट्रेन हादसा, चिंता की बात है, लेकिन अभी इस वक्त जानकारी क्या आ रही है? देखिए अंकित, ये डिब्रूगढ़, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन है और चंडीगढ़ से चलती थी, डिब्रूगढ़ को जाती थी। 2:47 पर ये गोंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उसके बाद वहां से जब ये रवाना हुई, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर आगे एक जिलाही जगह पड़ती है, वहां पर जब ये पहुंची तो ये जो ट्रेन है ये डिरेल हो गई है। स्थानीय जो प्रशासन है उसके मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो जानकारी आई है कि इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हैं। जो जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो पटरी से पलटे हैं और इसमें जो बैठी सवारियां हैं वो बिल्कुल तितर बितर हो गई हैं। कुछ सवारियों के खून जो है वो देखा गया, घायल हैं। उनको तुरंत जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनकी मदद की, लेकिन अब जो है वो रेस्क्यू की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है घटनास्थल पर और रेस्क्यू का काम जो है वो तेजी के साथ में किया जा रहा है। कुछ हेल्पलाइन नंबरों को दिया गया है ताकि जिनके परिजन अगर उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से ख़ास तौर पर अभी तक जानकारी हताहतों के बारे में नहीं दी गई है कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने ज़रूर पुष्टि की है एक मौत की। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया अंकित कि चूँकि 1 महीने में आप देखिए कि ये दूसरा एक बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं। तो ये एक गंभीर जो है वो एक हादसा है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अप और डाउन दोनों जो लाइनें हैं ट्रेन की वो बाधित हो गई हैं। यानी जो लखनऊ से जो ट्रेनें बिहार की ओर, महाराष्ट्र की ओर, पश्चिम बंगाल की ओर गोरखपुर जाने वाली थी, उन सभी का यातायात जो है वो बाधित हुआ है। अभी रेलवे बताएगा कुछ देर में कि आखिर कितनी ट्रेनें यहाँ पर आवाजाही बाधित हुआ है। लेकिन कई सारी ट्रेनें हैं। इस ट्रेन से पुष्पक जाती है, मुंबई की ओर जाती है, संपर्क क्रांति है, बिहार की ओर जाती है, वैशाली एक्सप्रेस है वो बिहार की ओर, बरौनी की ओर जाती है, गोरखधाम एक्सप्रेस है। कई सारी ट्रेनें हैं जो इस रूट से और अलग अलग हिस्सों में देश के जाती हैं, तो वो सभी का आवाजाही जो है वो प्रभावित हुआ होगा। अभी तक ये जानकारी नहीं आ रही है कि आखिर ये ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई है, लेकिन जिस तरीके के विजुअल सामने आ रहे हैं, आसपास जो है खेत है, पानी भरा हुआ है कई सारी जगहों पर, तो ऐसे में अगर क्या ये पटरी कहीं से कुछ कमज़ोर हुई है या अचानक ब्रेक लगा है, ये सारी बातें अभी जांच का है। लेकिन फिलहाल रेल प्रशासन का जो है ये कहना है कि सबसे पहले जो हताहत हैं उनके ऊपर ध्यान है, उनको सबसे पहले घायलों का इलाज करना, और इसी की वजह से सारे जो है यात्रियों को निकाला जा रहा है, उनकी जानकारी ली जा रही है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। रवीश, रणवीर हमारे सहयोगी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या खबर आ रही है प्रशासन की ओर से और मौके पर अभी क्या हालात है?
देखिए, एक की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक की मौत है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जो पहली रिपोर्ट आई है वो जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि तत्काल पहुंचे, लोगों को राहत मुहैया कराए और जो 2 पहली प्रायोरिटीज़ हैं उनमें पहला कि जो लोग कोचेज में फंसे हो सकते हैं उनको निकालना, और दूसरा जो गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ कहा है कि जो आसपास के सीएससी, पीएससी और जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही एसडीआरएफ को कहा है कि वो जल्द से जल्द पहुंचे और राहत और बचाव कार्य पहुंचाए। जो सबसे पहले रिपोर्ट आई थी वो आई थी 4 डब्बों के पलटने की, और उसमें किसी के घायल या मरने की खबर नहीं आई थी। लेकिन अब जब खबर अपडेट हुई है तो पता ये चला है कि करीब 12 डब्बे पलटे हैं। डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी चंडीगढ़ से, और जो ये ट्रेन है गोंडा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर आगे मोतीगंज झिलाही, इन दोनों के बीच में ये हादसा हुआ है। और आपको बताऊं कि जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो ट्रेन आती है वो कुछ ट्रेनें सीतापुर होकर के गोंडा की तरफ जाती हैं, कुछ ट्रेनें जो कानपुर और लखनऊ के रास्ते आती हैं वो भी गोंडा की तरफ से बिहार जाती हैं। लखनऊ और गोरखपुर के बीच का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोंडा जंक्शन। इस गोंडा जंक्शन से लगभग 30 किलोमीटर आगे दूर पड़ता है झिलाही, और झिलाही में जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डाउन लिंक जा रही थी तब इसके डब्बे पलटे और लोग जो हैं आनन फानन में जब डब्बे पलटे तो डब्बों से निकलने लगे। और अभी फिलहाल मृतकों की जो सूचना है वो सिर्फ एक की है। 12 डब्बे पलटने का मतलब है कि ट्रेन की स्पीड तेज रही होगी, लेकिन कारण क्या थे इसके बारे में फिलहाल कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे जो पहली प्रायोरिटी शासन प्रशासन की है वो राहत पहुंचाना उनको जो घायल हुए हैं और जो लोग फंसे हो सकते हैं उनको डब्बों से निकालना, और इसीलिए जिला प्रशासन को वहां पे भेजा गया है। जो गोरखपुर और लखनऊ के बीच की रेल लाइन है जो गोंडा की तरफ से आती है उसमें दोनों अप और डाउन दोनों लाइनें अभी बाधित हैं, क्योंकि डब्बे पलटे हुए हैं। और आप देखिए कि ये जो जगह है ये ग्रामीण इलाका है, जिला मुख्यालय गोंडा से 30 किलोमीटर दूर का एक ग्रामीण इलाका, और यहाँ पर ट्रेन पलटी है। ऐसे में आसपास कोई बड़ा अस्पताल तो नहीं होगा, इसलिए सीएससी और पीएससी इनमें घायलों को पहुँचाने के लिए प्रायोरिटी रखी गई है। जो पुलिसकर्मी और जो आसपास के कुछ शासन प्रशासन के लोग थे वो ज़रूर पहुंचे हैं, ज़िला प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, और इसकी पूरी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से लखनऊ में हो रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एसडीआरएफ को भी कहा है कि वो भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि जो ज़िला प्रशासन की व्यवस्था है उसमें एसडीआरएफ के पहुँचने से बड़ी राहत मिल सकती है, और इसलिए एसडीआरएफ को भी निर्देश दिया गया है। साथ ही जो पैसेंजर्स हैं उन पैसेंजर्स को आसपास के जो घायल हुए हैं उनको सीएससी पीएससी पहुंचाया जाएगा, और गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको जिला जो अस्पताल होते हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 12 डब्बे पलटे हैं। चंडीगढ़ से ट्रेन डिब्रूगढ़ असम को जा रही थी, और असम के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में रिपोर्ट पूछी है, बात करी है। यूपी शासन के संपर्क में है वो, क्योंकि कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो असम के होंगे या बिहार के होंगे या पंजाब और इसके आसपास के इलाके के होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाते हुए ये ट्रेन संभवतः दिल्ली से भी होकर आएगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक हिस्सा वो कवर करती है, फिर बिहार जाती है और उसके बाद आगे झारखंड होते हुए ये असम की तरफ जाती है। ऐसे में ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते में कहाँ कहाँ के लोग थे ये सारी चीज़ें अभी पता करने के लिए जो शासन प्रशासन है वो संपर्क में है। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए हैं ताकि जो लोग इसमें यात्रा कर रहे थे उनके परिजन जो हैं वो जान सके हालात क्या है। लेकिन फिलहाल सबसे जो बड़ी राहत की खबर है वो सिर्फ ये कि अभी जो मृतकों की संख्या है उसके नंबर्स सिर्फ 1 आए हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन और जो उत्तर प्रदेश शासन है वो फिलहाल हालात का जायज़ा ले रहा, रिपोर्ट मंगा रहा है और रेल मंत्रालय के संपर्क में है ताकि ये पता किया जा सके कि इस हादसे की वजह क्या थी और इस हादसे में क्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है या मृतकों की संख्या ज़्यादा है। घायल जो हैं उनमें स्थिति क्या है, ज़्यादा गंभीर रूप से कोई घायल है या मामूली चोटें आई हैं। लेकिन एक बात एकदम साफ है कि 12 डब्बे पलटने का साफ मतलब है कि या तो ट्रेन बहुत स्पीड में रही होगी या फिर कहीं ना कहीं रेल की पटरी में कुछ खामी हो सकती है। हालांकि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कि हादसे के कारण क्या हो सकते हैं जी, लेकिन ट्रेन की स्पीड 12 डब्बों को देख करके ज़रूर लगता है कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रही होगी। जी रणवीर बने रहिए हमारे साथ लगातार। रणवीर इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं, रास्ते में हैं, वहाँ स्पॉट पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और रवीश भी दिल्ली से जानकारी हमें दे रहे हैं। इस वक्त आपको जो रेलवे के पीआरओ हैं उन्होंने इस हादसे के बारे में क्या बताया, आपको सुनवाते हैं।
राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400996। रेलवे के पीआरओ पंकज जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे अभी स्थिति क्या है और आपके पास जो जानकारी है कितने बजे ये हादसा हुआ, कितनी बोगियां अभी उतरी हुई हैं और कितने लोग इसमें सर हताहत हुए? 1590 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस मोतीगंज से भिलाई के बीच में 14:37 पर ट्रेल हुई और साइट पर जो रेलवे की मेडिकल वैन है ARME वो पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जारी है। अब जो रेलवे की टीम ऑफिसर्स की वो साइट पर पहुंच गई है। हम लोगों ने 5 हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किए हैं अभी तक। लखनऊ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8957409292। गोंडा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8957400965। सिवान का हेल्पलाइन नंबर है 9026624251। देवरिया का एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है 8303098950। छपरा में भी एक हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किया गया है 9262399207। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जारी है और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आप लोगों तक शेयर किया जाएगा। सर अभी जो वहां पर प्रारंभिक जानकारी क्या आ रही है और जो लोग वहां पर घायल हैं उनको कहां पे अस्पतालों में लेके जाया जा रहा है? अभी हमारी ARME जो हमारी रेलवे की मेडिकल वैन होती है वो साइट पर पहुंच गई है। उसके साथ डॉक्टर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 3 से 4 लोग इंजर्ड हैं। तो राहत बचाव का कार्य जारी है। कितने डब्बे इसमें प्रभावित हुए हैं सर और इस रूट पर अभी क्या हालात है? जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 4 से 5 डब्बे रेल हुए हैं और डाउन लाइन बाधित है। कुछ ट्रेन का डायवर्जन हम लोगों ने किया है, उसकी बुलेटिन जारी कर रहे हैं। जी, तो ये भी अंदाजा लगाया जाए कि इससे काफी जो इस रूट पर काफी समय तक काफी सारी ट्रेनों को या तो डाइवर्ट करना पड़ेगा या विलंब होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ही हमारी पहली प्रायोरिटी है और जल्दी से जल्दी ट्रेनों का संचालन ठीक किया जाएगा। अभी फिलहाल जो डाइवर्ट किए हैं ट्रेन उनकी डिटेल हम लोग जारी करेंगे। जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। जो लोकल प्रशासन है उसकी तरफ से जो जानकारी आई है उसमें एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई है। क्या आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी है? अभी 3 से 4 लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे ही आगे जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए, ये सब जानकारी देने के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और अभी जो प्रारंभिक जानकारी है उसके हिसाब से 4 डब्बे उतरे हैं, लेकिन लोकल प्रशासन जो जहां पे गोंडा का प्रशासन है उसकी तरफ से जानकारी आ रही है कि 10 से 12 डब्बे का डिरेलमेंट हुआ है। साथ ही साथ रेलवे की जो मेडिकल वैन है वो वहां पर पहुंच चुकी है और उनके साथ डॉक्टर्स और अदर इक्विपमेंट के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं। तो वो इस वक्त राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, ये जो जानकारी आ रही थी, अभी आप रास्ते में हैं, पहले तो रणवीर कितना थोड़ा सा लोग जो यूपी से बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं है, लखनऊ से कितना समय लगता है गोंडा तक जाने के लिए, और साथ ही साथ कौन से अस्पताल आसपास हैं? जैसे आप खुद कह रहे थे कि आसपास बहुत बड़े अस्पताल होने की संभावना कम है, तो कहां पर लोगों को उपचार के लिए लेके जाया जाएगा? देखिए, पहले जानकारी दे दूं कि मृतकों की संख्या लगभग 4 हो सकती है। अभी हमने कुछ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि जो मृतकों की संख्या है वो लगभग 4 है। हालांकि इसकी पुष्टि हो रही है, लेकिन उनके पास जानकारी 4 की है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के आदेश पर इस वक्त मौके पर 5 एम्बुलेंस पहुंची हैं और जो
कुछ और एम्बुलेंसेज हैं उनको भेजा जा रहा है और जो डॉक्टर्स की एक टीम है वो वहाँ पे पहुँच गई है ताकि मौके पर ही जो लोग घायल हुए उनको प्राइमरी हेल्थ केयर मिल सके और जो घायल गंभीर रूप से उनको आसपास के CSC PSC भेजा जा रहा है और जिनकी हालत ज़्यादा खराब उनको जिला अस्पताल इन्हीं एम्बुलेंसेज से भेजा जाएगा। राहत आयुक्त ने राहत कार्यों में तेज़ी लाने के 3 टीमों को रवाना किया है और इस मामले में फ़िलहाल जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो सीधे संपर्क में है। एक लखनऊ में एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो हम बता देते हैं 8957409292। रिपीट कर रहा हूँ, लखनऊ का जो हेल्पलाइन नंबर है 8957409292 और जो गोंडा का हेल्पलाइन नंबर है जो लोग भी सुन रहे हो वो लिख सकते हैं 8957400965। रिपीट कर रहा हूँ 8957400965। अब आपने जो पूछा ये दूरी और जो इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, लखनऊ से गोंडा की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर। गोंडा जिला मुख्यालय से जो घटना जहां हुई है जिलाही के पास वो है लगभग 30 किलोमीटर, यानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक्सीडेंट साइट है। और जहां तक बात करें इस जगह की, ये ग्रामीण इलाका है गोंडा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर। लखनऊ और गोरखपुर के बीच का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोंडा जंक्शन। जितनी भी बड़ी ट्रेनें हैं उनमें संपर्क क्रांति को छोड़ करके बाकी सारी ट्रेनें गोंडा जंक्शन पे रुकती हैं और उसके बाद उनका अगला स्टॉपेज होता है बस्ती, जो कि लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जा रही हैं। वो पहले बाराबंकी, फिर गोंडा, फिर बस्ती रुकते हुए गोरखपुर जाती हैं। इस वक्त लखनऊ और गोरखपुर के बीच की जो डबल लाइन है वो अप और डाउन दोनों इस वक्त रोकी गई है क्योंकि कुछ डब्बे हैं वो वहाँ पड़े हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लोग राहत के कामों में लगे हुए हैं। जो पैसेंजर्स हैं वो खुद ही लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मृतकों की जानकारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से हमें दी गई है। कुछ AC कोचेज हैं इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें घायलों की, तो जो भी घायल हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको जो मेडिकल टीम मौके पर पहुंची है वो इलाज कर रही है, जैसे बैंडेज हो गया या उनको कुछ फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट होता है वो करने के लिए। जिनको थोड़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं वो आसपास के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं जिनको CSC PSC कहते हैं वहाँ पर भेजा गया है। और जो तीसरा कंडीशन है वो है गंभीर रूप से घायल लोगों का, उन सभी लोगों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। अगर आसपास के बड़े अस्पतालों की बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल गोंडा में जो जिला अस्पताल है वो है। इसके अलावा आसपास में अगर कुछ और जो ज़िले हैं जैसे बलरामपुर हो गया या जो अगल बगल के ज़िले हैं, अयोध्या हो गया, अयोध्या पहुंचाया जा सकता है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ से जो अगर कोई SDRF की टीम जाती है लखनऊ या गोंडा से, तो गोंडा से अयोध्या से लगभग मौके पर पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा और लखनऊ से पहुंचने में लगभग 3 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। तो फिलहाल इस पूरी घटना की एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो बड़े अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचने को कहा गया है। ये ट्रेन जा रही थी डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़, माफ़ कीजिएगा। तो डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में पड़ता है, तो आसाम की सरकार भी UP सरकार के साथ संपर्क में है, रेल मंत्रालय के साथ संपर्क में है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उनके बारे में, जो मृत हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ये ट्रेन चूँकि चंडीगढ़ से आती है तो हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली आसपास के जो लोग हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी डेस्टिनेशन संभव है कि इससे आगे बिहार, UP, बिहार, झारखंड या असम तक की होगी। तो इन इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर लोग इसमें सवार होंगे, तो इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। जो भी घायल है, जो भी, इसमें शासन प्रशासन की सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी है वो 2 है। पहली, जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और दूसरी, जो उन डब्बों में फंसे हो सकते हैं उन लोगों को निकाला जाए ताकि जितनी जल्दी और जितना बेहतर इंतज़ाम किया जा सके वो किया जाए। तो फिलहाल अलग अलग तस्वीरें जो हमारे पास पहुंच रही हैं उन तस्वीरों से साफ है कि जो डब्बे पलटे हुए हैं उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे और ऐसे लोगों को निकालने में जो सबसे पहली मदद की वो मदद की है जो उस ट्रेन में सवार ऐसे लोग थे जिन्हें चोटें नहीं आई हैं। तो SDRF को रवाना कर दिया गया है, जो मेडिकल टीमें हैं उनको वहां पर पहुंचाया गया है और 5 एम्बुलेंसेस जो है मौके पर मौजूद है। कुछ और एम्बुलेंसेस को भेजा जा रहा है। आसपास के जितने भी अस्पताल हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और आसपास जो भी जिलों के अस्पताल हैं उनको अलर्ट पे रहने को कहा गया है। कुछ डॉक्टर्स को भी कहा गया है कि वो भी अलर्ट मोड पे रहेंगे ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो जहां भी संभव होगा उसमें कोऑर्डिनेट करके अलग अलग अस्पतालों में जो घायल हैं उनको भेजा जाएगा। तो SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है, लेकिन जो तस्वीर
तस्वीरें हमारे पास हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए कि मेरे पास जो तस्वीर है, इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो खुद उन डब्बों में जो फंसे हुए लोग हो सकते हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेल्पलाइन नंबर जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे लोग संपर्क कर सकते हैं। और इसमें भी एक बड़ी खबर 20 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है और 40 जो मेडिकल टीम है 40 मेंबर्स की वो भेजी गई है। 15 एम्बुलेंसेस को मौके पर भेजा गया है और ये एक हेल्पलाइन नंबर जो है हमने जो बताया था वो हेल्पलाइन नंबर है। तो इस वक्त 20 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी सरकार की तरफ से हमें दी गई है कि टोटल 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं इस पूरे मामले में। 40 डॉक्टर्स की एक जो मेडिकल टीम है जिसमें कुछ डॉक्टर और कुछ मेडिकल स्टाफ होते हैं वो मौके पर हैं। 15 एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंच गई हैं और कुछ और मेडिकल टीम और एम्बुलेंसेस को मौके पर भेजा जा रहा है जो कि रास्ते में हैं। हेल्पलाइन नंबर्स की बात करें, फिर से मैं बता रहा हूँ, गोंडा के लिए 8957-400-965 और लखनऊ के लिए 8957-400-9292। ये 2 हेल्पलाइन नंबर्स शासन की तरफ से जो है वो जारी किए गए हैं। तो लगातार लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है और इस पूरे मामले में जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो एसी कोचेज़ हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ और तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये देखिए ये डब्बे जो हैं ये इसमें जो पैसेंजर्स हैं, सबसे पहले ये तस्वीरें मौके की हैं जहां पर पैसेंजर्स लोगों को निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डब्बे पलटे हैं, एसी कोचेज़ हैं और कुछ हमें कोचेज़ स्लीपर क्लास के भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ और यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो ही सबसे बड़े अभी रेस्क्यूअर के तौर पर उभरे हैं। जो लोग जिन्हें चोटें नहीं आई हैं वो सारे लोग ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं जो लोग इस वक्त डब्बे में फंसे हुए थे। तो उन लोगों को निकाल करके शासन प्रशासन की तरफ से जल्द जो आसपास के अस्पताल हैं उनमें पहुंचाने की कोशिश हो रही है और तत्काल जो भी बेस्ट पॉसिबल रिलीफ हो सकता है वो दिया जा रहा है। तो इस वक्त जो मृतकों की संख्या की पुष्टि हुई है वो 2 की हो गई। हालांकि हमें जो लखनऊ जो गोरखपुर एनईआर का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है वहां से जो हमें जानकारी मिली है लगभग 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन पुष्टि फिलहाल 2 की हुई है। शासन की तरफ से कुछ और जो यहाँ पे जो एक जानकारियां वो इकट्ठी की जा रही हैं और लगातार जो वीडियोज आ रहे हैं उन वीडियोज में हम देख रहे हैं कि ये जो आप जानकारी दे रहे हैं 2 लोगों के मारे जाने की जो खबर अपडेट जो इस वक्त आई है, जो पुष्टि हुई है और 20 लोगों के घायल होने की, ये उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से खबर है। जी बिल्कुल, ये राहत आयुक्त की तरफ से ये कंफर्म किया गया है। राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 2 लोगों की मौत और 20 लोगों की पुष्टि। साथ ही जो मेडिकल टीमें हैं वो 40 मेडिकल स्टाफ भेजे गए, वहाँ पहुँच गए हैं, कुछ और को भेजा जा रहा है और 15 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था हो गई है, कुछ और एम्बुलेंसेस को भेजा जा रहा है। ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश का जो राहत आयुक्त का कार्यालय है वहाँ से हमें दी गई है। तो ये बिल्कुल पुष्ट खबर है कि 2 की मौत की पुष्टि और 20 लोग घायल। तो ये फिलहाल जानकारी जो है एक तरह से बिल्कुल पुष्ट है। अब इसके बाद जैसे जैसे आंकड़े अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे आंकड़े आएंगे और 10 से 12 डब्बों के पलटने की बात जो है वो पहले आई थी कि पहले बताया गया कि 4 डब्बे, उसके बाद फिर बताया गया कि जो कुल डब्बों की संख्या है वो लगभग करीब 10 से 12 हो सकती है। जी, तो एक बार फिर से एक बड़ा रेल हादसा ये दिखाई पड़ रहा है। 10 से 12 डब्बों के पलटने की खबर आ रही है और रणवीर जैसे बता रहे थे, आंकड़े जो अब उनके पास आ रहे हैं 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये संख्या हताहत लोगों की, घायलों की और बढ़ सकती है। ये तस्वीरें जो हैं ये शुरुआती तस्वीरें हैं जो मौके से आई हैं। दुखद रेल हादसा एक के बाद एक, जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं। 17 जून को एक हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद अब ये हादसा हुआ है जिससे बड़े सवाल अब रेलवे सेफ्टी को लेकर उठ रहे हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। नीट अंडर ग्रेजुएट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश जो है वो अब इस सुनवाई पे आएगा। अभी कोर्ट में इस पे 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णायक सुनवाई करेगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। एनटीए को
जो बातें कही गई उसमें कहा गया है कि शनिवार 12 बजे तक छात्रों के अंक वेबसाइट पर प्रकाशित करें, शहरों और सेंटर वाइज अंक जारी करें, छात्रों की पहचान छिपाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करेगा कि दोबारा परीक्षा लेनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पेपर ब्रीच हुआ था, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ये कितने ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिला, इस पर बातचीत हो रही है। चलिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ हमारे जो एडिटर लीगल हैं आशीष भार्गव, वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, अहम सुनवाई हो रही थी, कई सवाल पूछे गए, कई बातें कही गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जो दोनों तरह के छात्र हैं, जो कह रहे हैं परीक्षा होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, किस तरीके का अभी तक मत बनता दिखाई पड़ रहा है? देखिए अंकित, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, और आज की सुनवाई में एक अहम बात जो कही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है कि पेपर ब्रीच हुआ है, पेपर ब्रीच हुआ है। अब इस पेपर ब्रीच का दायरा कितना बड़ा था, इसके ऊपर में अगली सुनवाई में जरूर चर्चा होगी, और उसके बाद में 22 तारीख को जो सुनवाई होगी वो काफ़ी अहम सुनवाई है। इसमें ये पता लगेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट नीट का परीक्षा दोबारा करवाएगा या नहीं। मेरे साथ में लीगल एडिटर हैं आशीष भार्गव, जो कि इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे। आशीष, अब ये माना गया है कि पेपर ब्रीच हुआ है, इसका दायरा क्या आपको लगता है कि बड़ा दायरा है? एनटीए तो कह रही है कि इसका दायरा बहुत सीमित है। जी देखिए, अभी जितनी सुनवाई हुई है उसमें दो चीज़ें काफ़ी अहम निकल के आई हैं। पहली चीज़ ये कि पटना हजारीबाग में लिंक है, ये खुद एनटीए ने सॉलिसिटर जनरल ने मांग लिया है। वहाँ के प्रश्न पत्र फोटो खींचकर मोबाइल पर डाले गए थे, ये भी मान लिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सुबह 8:30 बजे से लेके 10 सवा 10 बजे के बीच में हुआ है, ठीक है, यानी पेपर से कुछ देर पहले। लेकिन चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि 45 मिनट में 160 पेपर सॉल्व हो गए, क्या ये संभव है? और ये कहाँ तक गया? गोधरा कंप्लीटली रूल्ड आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी दिख रहा है कि ऐसा लिंक नहीं है कि गोधरा भी है। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी की है कि रीटेस्ट कराना है या नहीं कराना है, ये इसके दायरे को लेकर है, पहले भी बात की थी। अच्छा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम काम किए हैं। पहला अहम काम ये किया है कि एनटीए को कहा है कि सेंटर वाइज और सिटी वाइज छात्रों के अंक वेबसाइट पर डाल दें शनिवार 12 बजे तक। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं एक ही सेंटर से इतने लोग टॉपर हो गए, एक ही सेंटर से इतने लोगों को मार्क्स मिल गए, उससे क्लियर हो जाएगा। छात्रों के नाम नहीं बताए जाएंगे क्योंकि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो वो जो डाटा प्रकाशित होगा उससे बहुत सारे लोगों में, क्योंकि इतना वास्ट डाटा है, 23 लाख स्टूडेंट का डेटा है, उसमें बहुत मुश्किल है पूरी छानबीन करना। डेटा के हिसाब से जाएँ, जो डेटा अब तक दिए हैं एनटीए ने, वो डेटा जो है वो जो याचिकाकर्ता हैं उनके पक्ष में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल पर साबित नहीं कर पा रहे हैं कि इंटरनेशनली या नेशनली बहुत बड़ा पेपर लीक था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, अब वो देख पाएंगे। सीबीआई की क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है जांच प्रभावित हो जाएगी, हम वो जांच नहीं दे सकते। तो यहाँ पर काफ़ी अहम होगा सोमवार का दिन। सोमवार का दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फाइनल निर्णायक सुनवाई करेंगे, हो सकता है उसी दिन वो फैसला। अच्छा, एक बहुत संक्षिप्त सा जवाब है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1008 छात्रों जो लोग अपने जिले से बाहर गए उनका भी डेटा दिया, वो डेटा दिया क्या? जी, वो डेटा भी वो दे रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा डेटा दिया भी है। वो ये पूछ रहे हैं कि जो दूसरे सेंटर पर जाने की, अगर कोई अपने दूसरे शहर में अगर अप्लाई करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर बताया गया 2 दिन पहले ही सेंटर अलॉट होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर माइन्यूटली सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है प्रक्रिया में क्या खामी है, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर तक जो पहुँचे वो किस तरीके से पहुँचे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सोमवार को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दोबारा नीट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, और किस लेवल पर, किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। तो निश्चित तौर पर आशीष का ये कहना है कि 22 तारीख की जो सुनवाई है वो काफ़ी अहम होगी, उससे पता चलेगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। नीट से जुड़ी हुई एक जो खबर आई है वो आपको बताते हैं। पेपर लीक के मामले में सीबीआई की कार्रवाई हुई है, जिसमें पटना एम्स के 4 छात्रों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ उनसे की जा रही है। चारों छात्र जो हैं वो एमबीबीएस 3rd ईयर के छात्र हैं, एक 2nd ईयर का छात्र है, 3 एमबीबीएस 3rd ईयर के हैं। अब नीट पेपर लीक केस में इन छात्रों पर सॉल्वर बनने का शक है, यानी कि ये वहां पर जाकर सवालों के जवाब दे आए किसी और के लिए।
पटना एम्स ने सीबीआई ने जो छात्रों से पूछताछ की है उससे संपर्क किया गया एम्स से और उसके बाद इन छात्रों से पूछताछ की जा रही है। नीट पेपर एग्जाम मामले में आरोपी पंकज सिंह को 17 जुलाई से 30 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया है और वहीं दूसरे जो आरोपी हैं राजू, उनको 16 से 25 जुलाई तक सीबीआई अपनी हिरासत में रख सकेगी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास को सेना ने नाकाम कर दिया है। 2 आतंकवादी को मार गिराया गया है। रविवार को भी केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया था। 3 आतंकवादी उसमें भी घटना में मारे गए थे। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनसे बरामद हुआ है। तो एक बार फिर से सेना को कम से कम जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें आतंकवादियों को रोकने में बड़ी सफलता मिली है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की ओर से ये आतंकवादी जो है लाइन को पार करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, भारत में आने की कोशिश कर रहे थे और सेना ने अब 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो रविवार से लेकर अब तक 5 आतंकवादी इसी सेक्टर में, केरन सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश में अब तक मारे गए हैं। राजीव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये एक बार फिर से दर्शाता है कि जिस तरीके से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भारत में भेजा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसी का नतीजा है कि लगातार जो है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकी मारे जा रहे हैं। इससे पहले रविवार को 3 आतंकी मारे गए थे और न केवल मारे गए थे बल्कि उनके पास जो गोला बारूद असला जो बरामद हुए थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे। जस्ट लाइक कह सकते हैं कि वार लाइक सिचुएशन वाले असला लेकर आने की कोशिश कर रहे थे और आज भी 2 आतंकी मारे गए हैं। तो सुरक्षा बलों के लिए, सेना के लिए एक कह सकते हैं कि हौसले के लिए बड़ी बात है। हिंटन इनमें जो नुकसान हो रहा है कहीं न कहीं उस तरह का अगर उस हिसाब से देखें तो जो घुसपैठ करने की कोशिश करे आतंकी उसको मार गिरा रहे हैं। डोडा में जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से सोमवार को 3 हमारे एक कैप्टन समेत जो है कुल 4 जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे और उसके बाद एक लगातार कार्रवाई चली है। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, न केवल डोडा, राजौरी, पुंछ की बात करें तो हर जगह जो कार्रवाई चली उसका सफलता का नतीजा ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी मारे जा रहे हैं। लेकिन जरूरत यह भी है कि जो हिंटल इनमें जो आतंकी जो है खासकर जो पहाड़ी इलाके में जो छुपे हुए हैं उन्होंने अपने कह सकते कि एक डेरा टाइप का बना लिया है, उसके खिलाफ और सघन और एक कह सकते हैं कि मजबूत अभियान चलाने की जरूरत है ताकि हमारा जो हिंटल में नुकसान हो रहा है वो कम से कम ना हो और कम के बराबर हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना वायरस महामारी की दहशत अभी तक लोगों के मन में पूरी तरीके से निकल नहीं पाई है। फिर एक और नया वायरस अब हमारे सामने दस्तक दे रहा है। ये वायरस जिसको चांदीपुरा नाम से जाना जा रहा है, पुकारा जा रहा है, वायरस बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और अब तक इस वायरस से 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या है ये वायरस? थोड़ा जरा आपको बता दें, 1965 में पहली बार चांदीपुरा गांव में इसकी पहचान हुई थी। महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ गया। अब इस वायरस को रेविडोरिडे फैमिली का आरएनए वायरस माना जाता है। बच्चे दिमागी बुखार जिससे एंसेफेलाइटिस का शिकार हो जाते हैं, बच्चों पर यह वायरस हमला करता है और इससे उनके गंभीर जो है बच्चों के लिए स्थिति पैदा हो जाती है। जरा इस पर थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेते हैं, समझते हैं इससे क्या करा जा सकता है। इससे बचने के लिए डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ निदेशक हैं मेदांता अस्पताल की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा कि ये वायरस होता कैसे है और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। धन्यवाद अंकित। तो हम जानते ही हैं कोविड के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि वायरस कितना कोहराम मचा सकता है। वायरस लाइफ और डेथ के बीच की एक श्रृंखला है कि आप पूरी तरह इसको लाइव भी नहीं कह सकते क्योंकि इसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, और बाहर एक खोल होता है।
अगर बात करें हम चांदीपुरा वायरस में, तो इसमें जैसे वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो इसमें आरएनए वायरस है, बाहर एक खोल है जो कुछ प्रोटीन्स बनाता है। और जैसे आपने बताया कि ये नया नहीं, 1966-65 से ही सर्कुलेशन में है। और जब तक इसके छोटे मोटे आउटब्रेक्स आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में होते रहे हैं। अभी फिलहाल ये गुजरात में इसने आतंक मचाया हुआ है, और ये मेनली बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। ये एक तरह का दिमागी बुखार करता है जिसको मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस कहते हैं। एक और जो वायरस होता है बच्चों में जो कोहराम मचाता है, वो जापानीज बी एन्केफेलाइटिस है। ये उससे थोड़ा भिन्न है क्योंकि वो मच्छर के काटने से होता है, और ये बेसिकली कोई सैंड फ्लाई होती हैं, सैंड जो कि मिट्टी के घरों में होती हैं या खेतों में पाई जाती हैं, वो अगर बच्चे को काट लेती है और संक्रमित है तो उससे बच्चे को दिमागी बुखार हो जाता है। ये जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों को प्रभावित करता है, क्या बड़े लोगों को भी इससे कुछ तकलीफ हो सकती है, और क्या करा जा सकता है इससे बचने के लिए? जैसे गुजरात में 19 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या इससे करा जा सकता है? लक्षण किस तरीके के होते हैं शुरुआती इसके? तो ये शुरुआती लक्षण इसमें खांसी जुकाम बुखार टाइप के ही हैं। अगर बड़ों में होता भी है तो सिम्टोमेटिकली इतना सिवियर नहीं होता कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। और ये कॉमन सर्कुलेशन वायरस नहीं है कि हम किसी 2-3 दिन के बुखार के लिए चांदीपुरा वायरस के लिए सैंपल भेजेंगे, क्योंकि उसकी एनआईवी पुणे आपको सैंपल भेजना पड़ता है। तो जब एक जगह बहुत सारे केसेस आने शुरू होते हैं, वो भी दिमागी बुखार के, तो फिर इसको सोचा जाता है कि ये भी एक डिफरेंशियल होता है। शुरुआती लक्षण सिंपल वायरल जैसे ही, जैसे सिर दर्द, हल्का बुखार, गला खराब, इस टाइप का होता है। लेकिन बच्चों में फिर ये दौरे आना, बेहोश हो जाना, बिल्कुल कोमा स्थिति में चले जाना, सांस ठीक से नहीं आना तो सांस की मशीन पे भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक वायरस है जिसका कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, जल्दी डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। करें क्या? पहला तरीका तो यही है कि बच्चों को हम पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं, पूरा ढका करके रखें उनको। जैसे हम मच्छर से बचाव के जो तरीके करते हैं, सैंड फ्लाई से बचाव के वही तरीके करने हैं जी। और अगर खेत खलियान में जा रहे हैं तो देखें कि आप टॉप टू बॉटम अच्छे से सूती कपड़े पर पूरी तरह से ढके हुए होने चाहिए। रात को सोते समय मच्छरदानी लगाएं, जहां पर भी अगर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स है वहां पर भी हम मच्छरदानी बना सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह लगा सकते हैं। और उस एरिया में जहां एक एपिडेमिक हो रही है, जहां आउटब्रेक हो रहा है, वहां पर किसी भी बच्चे को अगर बुखार, सिर दर्द हो रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ताकि टाइमली उसको सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके हम बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, उसके रेस्पिरेशन को सपोर्ट करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मल एक वायरल होता है उसकी तरीके से शुरुआत इसकी होती है, तो क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी थोड़ी परेशानी होती है इस बात को जांचने में, समझने में कि ये चांदीपुरा वायरस है? यस, क्योंकि देखिए ये एक कॉमन सर्कुलेशन वायरस नहीं है जैसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। अच्छी बात भी ये है कि इसके जो भी आउटब्रेक्स होते हैं वो फार इन स्पेस एंड टाइम होते हैं, और लिमिटेड आउटब्रेक्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता इसका सैंड फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिशन की ही वो होती है। तो जितने भी आउटब्रेक आप देखेंगे 66 में हो, चाहे 2004 में हो, चाहे 2009 में हो, एक लिमिटेड एरिया में होते हैं और फिर जल्दी ही डाई डाउन कर जाते हैं। ये अच्छी बात है। पर इस बात से क्योंकि ये इतना कॉमनली नहीं होता तो इसका सस्पिशन होना और डायग्नोज होना उतना ही मुश्किल है। आप कोविड का टेस्ट आज नाक में अपना स्वैब लेके तुरंत कर सकते हैं, एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के भी ऐसे सिमिलर टेस्ट अवेलेबल हैं, डेंगू के हैं, मलेरिया के अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे बहुत कॉमनली कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट नहीं है चांदीपुरा वायरस के लिए। तो आपको किसी रिसर्च लैब में ही भेजना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर, और ये डॉक्टर कटारिया समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इसका जितना जल्दी इलाज हो पाएगा उतना जल्दी आप इस अपने जो बच्चे हैं उनको आप बचा पाएंगे।